नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार देर रात शहर के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोविंदपुरा और पिपलानी क्षेत्र के थानों एवं चौकियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर संजय कुमार ने एफआईआर रजिस्टर्ड थानों की व्यवस्थाएं, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली और आमजन से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। देर रात निरीक्षण के दौरान कमिश्नर सड़क किनारे जमघट लगाए खड़े लोगों से भी मिले और उन्हें कानून का पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन न करें। गौरतलब है कि आईपीएस संजय कुमार ने कुछ दिन पहले ही भोपाल पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है और पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। जेल और चला गया, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें हम। इसमें यह है कि अगर देखो, जो ड्रग्स की समस्या है अपने समाज की बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे ड्रग्स कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। उसमें गांजा भी है, उसमें एमडी भी है, उसमें स्मैक भी है और भी कई तरह की चीजें हैं। तो अगर कहीं इसका कंजप्शन हो रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है, तो वो जरूर जानकारी बताएं पुलिस को। आप किसी भी रैंक के अधिकारी को बताएं, हम सभी भोपाल में ही बैठते हैं। नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि इस बीमारी को हम इस समाज में ना फैलने दें। और जो लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं उनकी भी छुड़ाएं, और जो इस तरह के धंधे में लिप्त हैं उनको सख्त सजा दिलवाएं, उपयोग करवाएंगे। ठीक है, पुलिस पूरा सहयोग करेगी। देखो, सभी हेलमेट लगाओ, क्योंकि हम भी जो है ना किसी का अनावश्यक चालान नहीं बनाना चाहते। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई हेलमेट का उपयोग नहीं करेगा तो फिर चालानी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर शामिल नहीं हुए। वह पिछले कई कैबिनेट बैठकों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नाराज होने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि उन्होंने हाल ही में गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी भाग नहीं लिया था। हालांकि वह प्रदेश में ही मौजूद हैं और पूर्णतः स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वे अन्य सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं। ऐसे में उनके लगातार कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाए रखने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी का क्या कारण है। क्या उन्होंने अब मन बना लिया है कि वह अब मोहन मंत्रिमंडल में कार्य नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के जन्म दिवस पर आयोजित यह श्रद्धांजलि समारोह उनके जनसेवा, संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण को याद करने का अवसर बना, जहां विधानसभा परिवार ने एक स्वर में उन्हें नमन किया। राजेंद्र शुक्ल जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका समग्र जीवन प्रेरणाओं से भरा है। वो हम सबके सामने हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपने को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। श्री राजेंद्र शुक्ल जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। राज्य सरकार में वे मंत्री भी रहकर अपने दायित्व का निर्वहन किया। सहकारिता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सार्थक भूमिकाओं का निश्चित रूप से निर्वाह किया। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी
जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। जो जो शख्सियत हमारे राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या गवर्नर, इस तरह से जो प्रमुख भूमिका जिनने निभाई है, उन सबको स्मरण करना ये अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई और जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से उनके चरणों में ही होंगे, लेकिन उनके बताए कामों पे हमारी सरकार उस समय के लिए गए निर्णयों के बलबूते पर विधानसभा के अंदर और हमारी खास करके ये संसदीय कार्यप्रणाली की मजबूती आएगी, इस भावना के साथ। प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार के विधायक प्रदीप पटेल पिछले 1 माह से लापता हैं, जो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। उमंग सिंगार ने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा कैसे किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन स्वयं यह कह रहा है कि मूसा गैंग नाम की कोई गैंग अस्तित्व में नहीं है, तो फिर विधायक के लापता होने का वास्तविक कारण क्या है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि विधायक प्रदीप पटेल कहाँ हैं, वे क्यों लापता हैं और सरकार इस पूरे मामले पर अब तक चुप क्यों है। उमंग सिंगार ने भाजपा सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह मामला प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता और गृह विभाग की निष्क्रियता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस गंभीर मामले पर तुरंत जवाब देना चाहिए और विधायक की सुरक्षा व कोच को लेकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। भोपाल में मध्य प्रदेश आईटीआई मेहमान प्रवक्ता समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी एवं कर्मचारी राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के बंगले पहुंचे। उन्होंने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में वर्षों से कार्यरत अनुभवी मेहमान प्रवक्ताओं को अनुभव लाभ और आयु में छूट नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई। प्रवक्ताओं का कहना है कि भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2027 से तय किए जाने के कारण बड़ी संख्या में योग्य मेहमान प्रवक्ता आवेदन से वंचित रह गए। वहीं जीटी गाइडलाइन के तहत बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में सीट्स आईपीएल को मान्यता और अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। समिति ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें सेवाओं से वंचित न किया जाए, अन्यथा वर्षों की सेवा के बाद उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। मैं अपने प्रशिक्षण अधिकारियों की जो भर्ती निकली हुई है उसमें मेहमान प्रवक्ताओं को न तो कोई वेटेज दिया गया हुआ है ना, और इतने साल से मेहमान प्रवक्ता यहाँ पढ़ा रहे हैं, वर्षों हो गए उनको इस भर्ती के बाद बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसके अलावा 2024 में संविदा की एक फ़ाइल चली थी, उस फाइल पे भी इन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है। और अभी इन्होंने जैसे वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश निकला था कि केवल 3 कैटेगरी में भर्तियाँ ली जाएगी, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। तो हमको न तो संविदा में रखा जा रहा है और वैकेंसी निकाल के हमें बाहर किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं खंडवा आईटीआई से हूँ। विगत हम 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं आईटीआई में। यहाँ पे जितने भी मेहमान प्रवक्ता आए हैं लगभग सभी को 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते हुए। इस बार की जो वैकेंसी निकाली गई है 1120 पोस्ट निकाली गई है। इसमें ना तो कोई हमें अंकों का अनुभव दिया जा रहा है, अनुभव के ना तो कोई अंक दिए जा रहे हैं, ना कोई एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जबकि हमारी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकलती है उसके अंदर भी हमको ये अंक, अनुभव के जो अंक के हिसाब से हमको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया जा रहा है। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष करीब 16 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
नकल रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए गए हैं। प्रदेश में 206 संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे से पहले केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। बोर्ड और प्रशासन की ओर से छात्रों से परीक्षा के दौरान नियमों का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। भोपाल में सामने आए तथाकथित किन्नर लव जिहाद मामले को लेकर सुरैया किन्नर और उनके गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में यह क्षेत्र और गद्दी की आपसी लड़ाई से जुड़ा विवाद है। सुरैया किन्नर ने कहा कि किन्नर समाज किसी भी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं करता। हम सभी धर्मों और जातियों से मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं और हमारे समाज में ना तो जात पात होती है और ना ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन्नर काजल ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह जानबूझकर शांति भंग करना चाहती हैं और इसी वजह से उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं। सुरैया गुट का कहना है कि काजल ठाकुर पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरैया किन्नर ने साफ किया कि ना तो किसी धर्म परिवर्तन कराया गया है और ना ही किसी को जबरन मांस खिलाने जैसी कोई घटना हुई है। उन्होंने कहा कि अब पूरा विवाद हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि इलाके और वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। मैं सुरैया नायक, मंगलवारा, भोपाल। समस्या यही है, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं हिंदू मुसलमान करने का, वो सरासर झूठ है। हम लोगों में किन्नर समाज के अंदर कभी भी जाति को लेकर लड़ाई नहीं होती है, सिर्फ ये आरोप लगाए जाते हैं। आजकल एक मुद्दा बहुत बन गया है, हमें जो गाय का गोश्त खिलाते हैं और हमें मुस्लिम समाज में आने को मजबूर करते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। ये सरासर झूठ है। कौन झूठ है? ये गद्दी की लड़ाई है, ये इलाके की लड़ाई है, ये इलाके की लड़ाई है। इसके पीछे मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है गद्दी की लड़ाई है, ये मेरे इलाकों की लड़ाई है। किन्नर समाज में कहीं भी हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है। किन्नरों में सातों जात होती है और सातों जात मिलके सब त्योहार मनाते हैं। ईद के टाइम ईद मनाते हैं, दिवाली के टाइम दिए जलाते हैं, होली के टाइम होली खेलते हैं। सातों धर्म को लाते हैं हम लोग और सातों धर्म का खाते हैं। जात कभी नहीं चलती है। कुछ हमें अगर आज जात चलेगी तो एक लड़ेंगे। जो तो एक आरोप लगाया है इलाके के, जो हमारे गुरु पे झूठे आरोप लगाए जाए, बार बार लगाए जा रहे हैं कि मुझे मुसलमान के परेशान कर रहे हैं, कि मैं गोश्त खिलाती हूँ, नमाज पढ़ने को मजबूर करती हूँ। सब वो जो भी आरोप लगे सब झूठे हैं। उनका खंडन करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और मेरी गुरु का कहना ये, बार तुम लोग हिंदू मुसलमान करके मुझे उलझाते हो, तो लो मैं आज से अपनी गद्दी, अपना एरिया जो भी है, मैं सब अपनी चेले देवी रानी को सौंप रही हूँ। सनातनी धर्म का है। अब उनने सारा जो भी सब कुछ था, डेरा केरा सब मुझे सौंपा है देवी रानी को, तो मेरा भी फर्ज यही है मैं सबको लेके चलूँ। कौन से इलाके रहेंगे आपके पास? भैया ये तो आज तक नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू का बच्चा हूँ, ठाकुर का बच्चा हूँ। मेरी गुरु शवाब हाजी थी मुसलमान, पर मैंने तो ये सब चीज़ देखी नहीं। मेरे डेरे पे भी, पात्रा पे मेरा घर है, तो मेरे यहाँ पर भी मंदिर है, पूजा भी करती, पाठ भी करती, मैं रोजा अफ्तार भी करवाती हूँ, 4 इमली पे काली जी भी उठाती। पर ये सब चीज़ें तो होती नहीं है। पर इन लोग एक नया मुद्दा लेके, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है हर साल, तो ये काजल ठाकुर तो एक नया मुद्दा लेके खड़ी होती है। ग्वालियर जिले के डबरा में आस्था और श्रद्धा का एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा रहा है। यहाँ एशिया के सबसे बड़े नवग्रह मंदिर की स्थापना को लेकर भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह दिव्य नवग्रह मंदिर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन और संयोजन में निर्मित हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ 9 ग्रहों के देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं, जो इसे देश का एक अद्वितीय और विशिष्ट नवग्रह मंदिर बनाता है। करीब 13.75 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह नवग्रह मंदिर परिसर वास्तुकला, ज्योतिष और आध्यात्म विज्ञान का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। मंदिर भवन का निर्माण लगभग 45,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया गया है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 10 फीट है, जबकि पूरे परिसर को इस तरह विकसित किया गया है कि श्रद्धालु शांत और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकें। इस नवग्रह मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका वैज्ञानिक और ज्योतिषी आधार पर किया गया डिजाइन है। मंदिर का निर्माण मानव शरीर और ग्रहों के आपसी संबंध को ध्यान में रखकर किया गया है। मान्यता है कि मानव जीवन पर ग्रहों का गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी सिद्धांत को
वास्तु और स्थापत्य में शामिल किया गया है। मंदिर परिसर में सभी नवग्रह अपने अपने अलग मंदिरों में पत्नी और वाहन सहित स्थापित किए गए हैं। हर ग्रह की प्रतिमा, दिशा और स्थिति शास्त्रों के अनुसार तय की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ग्रह शांति और सकारात्मक फल प्राप्त हो सके। निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी ग्रह एक दूसरे के आमने सामने ना हो। मान्यता के अनुसार ग्रहों का आमने सामने होना नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसी कारण सभी ग्रहों को इस तरह स्थापित किया गया है कि उनके प्रभाव संतुलित रहे और भक्तों को मानसिक व आध्यात्मिक शांति मिले। 10 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति के अनुसार इस महोत्सव में डबरा सहित आसपास के जिलों और प्रदेश के श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यह नवग्रह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि डबरा शहर को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान भी दिलाएगा। नवग्रह मंदिर का स्थापना महोत्सव 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान देश के सुप्रसिद्ध कथावाचकों और संतों की उपस्थिति आयोजन को और भी भव्य बना रही है। 11 फरवरी से प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव पुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। 14 फरवरी से प्रख्यात कवि और वक्ता कुमार विश्वास राम कथा का आयोजन करेंगे। वहीं 17 फरवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हनुमान कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं स्थापना महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई भव्य कलश यात्रा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। जहां 30,000 महिलाओं की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया था, वहीं लगभग 50,000 महिलाओं ने कलश यात्रा में शामिल होकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। मंदिर निर्माण के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा डबरा क्षेत्र धार्मिक उल्लास और भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह उनसे कहा करते थे कि गोपाल भार्गव भाजपा में क्या रखा है, वहां कुछ नहीं रखा, आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अच्छी विभाग का मंत्री बना देंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल भार्गव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने राजा साहब से कहा था कि यह माल बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भाजपा में 20 साल रहा हूं, लेकिन यहाँ लोग 20 महीने भी नहीं टिक पाते। गोपाल भार्गव का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे कांग्रेस पर सीधा हमला माना जा रहा है। कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, ये माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। खूब लालच, लोभ लालच, आजकल तो मैं 20 साल रहा, लोग तो यहाँ 20 महीने में भी पलटी मार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला प्रभारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने की। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आगामी चुनावों में जिला प्रभारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले से जुड़े हर महत्वपूर्ण निर्णय में जिला प्रभारी की सहमति अनिवार्य होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी स्तर पर यह तय किया जाएगा कि कौन सा निर्णय किस समय लेना है। संगठन द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह आकलन किया जाएगा कि कौन से मंडल मजबूत हैं और किन मंडलों में संगठन को और सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला अध्यक्षों के कार्यों में पूरा सहयोग किया जाएगा और संगठन के भीतर बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें भी पूर्व में हरदा जिले का प्रभारी बनाया गया था और कई मंत्रियों को भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मेरा क्या आग्रह था कि पार्टी ने ऐसी व्यवस्था की है, हमारी जो भी मीटिंग होगी उसके लिए हमारे महामंत्री जिसे हम नियुक्त करेंगे वो आपको बैठक में हमारे क्या विषय थे, हम कैसे चले, संगठन क्या है, उसके बारे में वो बोल देंगे। बाकी विषय तो मैं हूँ। आज आप दे दीजिए, अगली बार आज हम लोग इसी चीज का मन रखने के लिए क्या रहा बैठक। आज हमारे जो जिला प्रभारी हमने जो अभी बनाए, हमारे 62 संगठन के जिले हैं, उनके जिला प्रभारियों की बैठक थी। उनके प्रवास, वो जिलों में जाएंगे तो उनकी क्या योजना रहेगी, आगामी वर्षों में जो हमारे सामने नगर पालिका पंचायत के चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो 3 साल का वो रोड मैप बनाए। हमारी कहाँ कमजोरियाँ हैं, किन मंडलों में हम कमज़ोर हैं, किन बूथों पे हैं।
पूर्व मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद खुरई एवं नगर परिषद बांद्री में धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थानों के समीप संचालित शराब दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से पत्राचार किया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि नगर क्षेत्र में कई शराब दुकानें मंदिरों, मस्जिदों एवं स्कूल कॉलेजों के आसपास संचालित हो रही हैं, जिससे आमजन विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों एवं श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते सामाजिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास शराब दुकानों का संचालन न केवल अनुचित है, बल्कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को नगर से बाहर अथवा वैकल्पिक उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा से इस विषय में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। पहले दिन अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की उम्मीद जताई। बड़वा नगर में 3 परीक्षा केंद्र शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनी स्कूल एवं विवेकानंद स्कूल बनाए गए थे। सुबह 8 बजे से विद्यार्थियों को चेकिंग के बाद परीक्षा कक्षों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बीओ रेवाराम वर्मा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। संदीपनी स्कूल में 291 में से 291, शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 423 में से 37 अनुपस्थित, जबकि विवेकानंद स्कूल में 343 में से 341 विद्यार्थी उपस्थित रहे। जो कि मेरे को सेट ए आया था और वो बहुत इजी था। इवन मतलब जो मैंने क्वेश्चन पढ़े थे वही आ गए। और लाइक मैंने रिटन प्रैक्टिस करी थी रात भर पूरी, मतलब क्वेश्चंस हर एक लिख के प्रैक्टिस करे थे और बुक से। मेरा नाम अंतिम सोनते है, मैं विजडम एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज हमारा इंग्लिश का फर्स्ट पेपर था। आज का हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। जो जो हमारी टीचर्स ने पढ़ाया था उसी में से पेपर आया। परीक्षा बोर्ड ने भी बहुत सहारा दिया है और पेपर बहुत अच्छा गया था। 90+ ही आएंगे पेपर में।